दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RNVIS एकेडमी में। और कैसी चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी देखिए, कल आपका जो RO का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि पोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, 411 पोस्ट है। तो आप इसको देखिएगा। इसमें अगर आप एलिजिबल हों, वैसे आप एलिजिबल होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्राइटेरिया कुछ ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं मांगा है। तो आप इसको देखिएगा, इस फॉर्म को भर दीजिए। 9 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो इसको आप देख लीजिए, फॉर्म इसको भर दीजिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। तो हमारा जो आज विषय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपकी क्लासेस थी आज उस पर बात करेंगे, संविधान की। साथ ही एक एशियन गेम्स का आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो बचा हुआ है, वो भी आज ही आपकी क्लास को कवर किया जाएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो। ठीक, तो आइए अपने विषय पे चलते हैं। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसी तरह आप चैनल को अपना प्यार दीजिए। तो चलिए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने बात की थी महान्यायवादी के बारे में, 76 आर्टिकल तक हुई थी। आज उसी के आगे से हमारी क्लास है और आज आपका 100 तक पूरा कवर होगा। साथ ही कल परसों धीरे धीरे करके आपकी 15 डेज लगभग में आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले आज अपने बात करें अनुच्छेद 77 की, 77 की। उसमें क्या कहता है कि देख, पिछले बार महाधिवक्ता था इसमें क्या है, सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, जो हमारी कार्यपालिका शक्ति उस पर राष्ट्रपति के नाम से होती है। ठीक, जो हमारी कार्यपालिका शक्ति यानी जो हमारे भारत सरकार में जो भी कार्य किए जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री करें, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके करें, वे सभी भारत सरकार में यानी जो भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति सरकार के कार्य सुविधाजनक हेतु मंत्रियों के कार्य एवं आवंटन के नियम बनाता है। जो सरकार में मंत्री होते हैं उनके मंत्रालय कौन कौन से होंगे, उनके क्या क्या कार्य होंगे, ये सारी चीज़ें जो निर्धारित करेगा वो राष्ट्रपति करता है। उनके कार्यों का आवंटन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ राष्ट्रपति करता है। साथ ही समय समय पे उनके जो विनिश्चय ये विनिर्दिष्ट किया जाता है कि कौन कौन से उनके कार्य हैं जो विधिमान्य हैं। वे सारी चीज़ें राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती हैं। ठीक, यदि हम बात करें अनुच्छेद 78 से, ठीक, तो उसमें क्या है कि राष्ट्रपति जो है के प्रति प्रधानमंत्री का कर्तव्य, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनका कर्तव्य होता है राष्ट्रपति के प्रति। ठीक, उनका क्या है कि संघ की कार्यपालिका, संघ के अंदर जो क्रियाकलाप कार्यकलाप चल रहे हैं उसकी जानकारी देना तथा विषय विषयक संबंधी और मंत्री परिषद के लिए मंत्री परिषद सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे। यदि मंत्री परिषद में कोई कार्य है, ठीक, तो उसके सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे, मतलब राष्ट्रपति को जानकारी दे कि संघ में संसद में क्या चल रहा है, क्या कार्यकलाप हो रहे हैं, और साथ ही उपरोक्त जानकारी राष्ट्रपति को दे। ठीक, कोई विषय यदि मंत्री परिषद में विचार के लिए नहीं लाया गया है, ठीक, तो यदि राष्ट्रपति उसको कहता है तो प्रधानमंत्री उसको संघ मंत्री परिषद में विचार के लिए लाए तथा उसे विचार विमर्श करे और उसके बाद उसको पारित करे। ठीक, उसके विषय ये है कि वो संसद में यदि जो संसदन है वहाँ पर उसके राष्ट्रपति के कहने पर कोई विषय जो नहीं आया उसको ले आए, उस पर चर्चा कराए, विचार विमर्श कराए, मतलब लोगों के नॉलेज में ले आए। ठीक, ये प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य होता है। अब बात करें संसद यानी पार्लियामेंट, जो हमारा भारतीय संविधान उसका 79 आर्टिकल है, उसमें कहा जाता है भारत की संसद। संसद कैसे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो संसद होती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। वहीं इसकी बात करें यदि तो राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 79 में केवल इतना है, अनुच्छेद 79 में, कि संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। वहीं यदि नेक्स्ट आर्टिकल पे चले तो अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 ये क्या करता है, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और द्वितीय सदन। उच्च सदन इसलिए कि इसमें जो है ये इसके जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते इनके, ठीक, तो राज्यसभा के सदस्यों को, और इसमें जो होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है।
ये जो मनोनयन करता है इसमें 4 क्षेत्र होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक, ये 4 क्षेत्र, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। ठीक, वहीं राज्य में टोटल जो संख्या होती है राज्यसभा में 238 राज्यों से और संघ शासित क्षेत्रों से होते हैं और 12 का मनोनयन यानी टोटल 250 होते हैं। आपको लग रहा होगा 2 हमने नहीं बताया, जो एंग्लो इंडियंस। आपको याद होगा वर्ष 2020 में 104वां संविधान संशोधन विधेयक आया था, संशोधन हुआ था। उसमें अनुच्छेद 331 के तहत जो लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व है और अनुच्छेद 333 के तहत जो विधानसभा में या राज्य की विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व उसको समाप्त कर दिया गया है। कब किया गया है? 104वां संविधान संशोधन विधेयक 104वां जो है वर्ष 2020 में। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है तो आदमी एंग्लो इंडियंस को जोड़ के सीट लिख देता है। ठीक, चलिए यदि बात करें तो इसमें चुनाव कैसे होते हैं, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आपने और भी सुना होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भी प्रयोग होती है, उसके माध्यम से होती है। साथ ही राज्यसभा ऐसी रीति निर्वाचित करे जो संसद में विहित है, यानी संसद में दी गई है ऐसी नीतियों के लिए बनाए। ठीक है, राज्यसभा। वहीं नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 81 की, अनुच्छेद 81 जो लोकसभा की संरचना, इसको निम्न सदन कहते हैं और प्रथम सदन कहते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों से होते हैं। कितने? 530। 20 जो होते हैं वो आपके केंद्र शासित प्रदेश से, तो टोटल 550 हो गए। ठीक है, जो आंग्ल भारतीय थे उनको हटा दिया गया, जैसा कि अभी हमने पहले बताया। यदि इसमें बात करें अनुच्छेद 82, तो प्रत्येक जनगणना जो महासेंसेक्स होता है हर 10 वर्ष पे किया जाता है, उसके पश्चात पुनः समायोजन होता है। क्या होता है? सीटों का। लेकिन वर्ष 1971 के बाद जो इसको स्थायी रूप से कर दिया गया, कि 1971 के बाद से ये कहा गया कि अब वर्ष 2026 में पुनः परिसीमन कराया जाएगा। ठीक, ताकि इसमें जनसंख्या नियंत्रण हो या तमाम चीजें जो दिक्कतें आ रही वो सभी से निजात हो। एक लंबे टाइम के बाद आप देखिएगा वर्ष 2026 में आपको देखने को मिलेगा फिर से परिसीमन होगा। ठीक, और लेकिन जो अभी जनगणना है वो 1971 के आधार पर जो सीटों का लोकसभा और राज्यसभा में आवंटन है वो 1971 की जनगणना के अनुसार है। ठीक, बात करें अनुच्छेद 83 की, तो संसद के सदनों की अवधि क्या होगी। इसमें क्या लिखा हुआ है, राज्य के विहित द्वारा राज्य के सदस्य, ये जो राज्यसभा होती है ये विघटित नहीं होती। क्या है? राज्यसभा को विघटित नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है कि हर 6 वर्ष में, मतलब इसमें क्या होता है, 6 वर्ष का जो व्यक्ति चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य, उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। कितने? 1/3। लेकिन ये विघटित नहीं होती, इसीलिए जब कोई बिल राज्यसभा से पास होता है तो वो मतलब ऐसा नहीं होता कि वो राज्यसभा विघटित होती नहीं, वो विधेयक हमेशा रहता है, चाहे वो जब पारित की जाए करे। ठीक है, तो यदि नेक्स्ट बात करें इसमें, इनका जो कार्यकाल है जो होता है वो 5 वर्ष का होता है जो। ठीक है, जो इस लोकसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का जो होता है ये 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर होते हैं। वहीं बात करें हम 84 अनुच्छेद 84 यानी आर्टिकल 84 की, तो संसद की सदस्यता के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपने लोकसभा में 25 वर्ष की आयु तथा आपकी लोकसभा में 25 वर्ष तथा राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु प्राप्त की होनी चाहिए। साथ ही संसद की हेतु अर्हताएं जो दी गई हैं, मतलब योग्य, आप पागल दिवालिया वो सब नहीं होने चाहिए, तो आप अर्हित हैं। ठीक है, बात करें हम अनुच्छेद 85 संविधान का जो दिया हुआ आर्टिकल 85, संसद के सत्र के सत्रावसान विघटन। होता क्या है कि जब कभी कभी विवाद हो जाए, समस्याएं बढ़ जाए सदन के अंदर, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, समय समय पर इसको जो है यथा समय पे उसको जब ठीक समझे तो सत्रावसान विघटन एवं सत्र का विघटन कर सकते हैं। ठीक, प्रथम और अंतिम जो बैठकें होती हैं दोनों के मध्य 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। जो पहली बैठक होती है और जो अंतिम बैठक होती है उसमें 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह तक हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही इसमें किया है सदनों का समाधान सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं राष्ट्रपति।
समय समय पे चाहे तो लोकसभा का विघटन और सदनों का सत्रावसान कर सकते हैं। अब बात करें सदन में अभिभाषण की। ठीक, जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो राष्ट्रपति सदन को अभिभाषण करते हैं। ठीक है, यदि नेक्स्ट हम बात करें 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। जब हमारी संसद नई लोकसभा नई नवेली चुन के आती है तो उस समय क्या होता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें होती हैं, तो उसमें जो है राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देते हैं। जैसे राज्य में होता है तो राज्यपाल देते हैं, इसी तरह जब केंद्र में होता है तो राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देते हैं पहली बार प्रथम बैठक में। ठीक है, यदि हम बात करें अनुच्छेद 88 की सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। सदन के अंदर मंत्री और महान्यायवादियों के ये अधिकार जो होते हैं वो भी राष्ट्रपति समय बताते हैं कि मंत्री को मत देने का अधिकार नहीं होगा। आप सदन में बैठ सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, सारे क्रियाकलाप को देख सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो महान्यायवादी हो। महान्यायवादी भी भारत के किसी भी इस सदन में जाके बैठ सकता है, कार्यवाही को सुन सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार उसको नहीं होता। ठीक, ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें राज्यसभा तथा सभापति और उपसभापति, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, सभापति होते हैं। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट इस समय कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी जो है वो इस समय राज्यसभा के सभापति हैं। करंट से रिलेट करके चलिएगा। ठीक, यदि हम बात करें इसके जो है तो राज्यसभा यथाशीघ्र उपसभापति चुनेगी, और यदि जब उपसभापति का पद रिक्त हो तो किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी अपने सदस्यों में से। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यदि हम बात करें आर्टिकल 19 की या अनुच्छेद 90 की, तो उपसभापति का पद रिक्त होना, हटाया जाना व पद त्याग। यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वो पद पे नहीं रहेगा। साथ ही यदि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित, यदि राष्ट्रपति को यानी जो उपसभापति है वो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित अपना पद त्याग दे तो भी वो पद पे नहीं रहेगा। और यदि राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के द्वारा कोई संकल्प पारित कर दिया जाए कि इनको पद से हटाना है तो भी वो पद पे नहीं रहेगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि हम बात करें आर्टिकल 91 की, तो सभापति के पद, कर्तव्यों को पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति। ठीक, जब सभापति का पद रिक्त हो, वो कार्य नहीं कर रहा हो, उसकी तबीयत खराब हो या अन्य किसी कारणवश वो अपने पद पे नहीं हो, तो जो उपसभापति होता है वो उस समय उस सभापति की सारी शक्तियों के साथ सभापति के रूप में कार्य कर सकता है। सारी चीजें उसके अंतर्गत रहेंगी। ठीक, उस समय बात करें अनुच्छेद 92 की, तो जब सभापति या उपसभापति के पद को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो सभापति का पीठासीन न होना। जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाना हो तो उस समय उसका पीठासीन नहीं होगा। यानी जब किसी के खिलाफ ही कार्यवाही चल रही हो तो उसी को पीठासीन नहीं बनेगा, वो निर्णायक मत नहीं देगा या वो डिसीजन नहीं देगा, क्योंकि फिर आपकी पार्शियलिटी हो जाएगी, यानी पक्षपातपूर्ण निर्णय होगा। इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक, यदि किसी के जैसे सभापति के मान लीजिए आप विरुद्ध कोई कानून लाए और उसी को आप निर्णायक दे दिए कि आप फाइनल डिसीजन दीजिए, क्योंकि निर्णायक मत भी होता है इसमें, तो इसलिए इसको किया गया है कि पीठासीन उस समय नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 92 में कहा गया है। बात करें अनुच्छेद 93 की, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष है यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक, लोकसभा क्या करेगी, अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यथाशीघ्र चुनेगी। जब यदि दोनों का पद रिक्त हो तो किसी अन्य सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 93 कहता है। समझ में आ रहा है आप लोग। बात करें अनुच्छेद 94 की। ठीक, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद से हटाया जाना या पद रिक्त करना। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो पद से हटेगा। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को यदि लिखित मुद्रा सहित मतलब लिखित साक्षर सहित पद त्याग की लिखित तौर पे देता है तो उसका पद त्याग पत्र माना जाएगा। ठीक, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, आपस में ही सोच। ठीक है, और साथ ही वो लोकसभा से संकल्प पारित कर, यदि कोई संकल्प पारित कर दिया जाता है तो भी वो सदस्य के तौर पे या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के तौर पे नहीं रहेगा पद पे। ध्यान रखिए। बात करें आर्टिकल 95 की, तो अध्यक्ष के पदों कर्तव्यों का पालन करने की उपाध्यक्ष की शक्ति। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है,
कोई कारणवश वो नहीं है पद पे, जैसे उपाध्यक्ष में अभी हमने सभापति में बताया उसी तरह से है, वो कब कारणवश कार्य करने की स्थिति में नहीं है, या तबीयत खराब है या कुछ हो गया है या कोई दिक्कत है, तो उस परिप्रेक्ष्य में या उस स्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष की सारी शक्तियों के साथ अध्यक्ष के कार्य को करेगा। ठीक, बात करें अनुच्छेद 96 की, तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का पद संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा। इसी तरह जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कोई बहुमत से कोई निर्णय लाया जाए या कोई वोटिंग कराई जाए, तो उसमें इनका पीठासीन या निर्णायक वोट नहीं देंगे लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं। ठीक, यदि इनके प्रति ही इनके खिलाफ ही कोई चीज लाई गई है तो उसमें इनका निर्णायक वोट या निर्णायक मत नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। बात करें अनुच्छेद 97 की, तो सभापति उपसभापति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, जो भारत की संचित निधि है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष हों या उपाध्यक्ष हों, राज्यसभा के अध्यक्ष हों, ठीक, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हों, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इनके जो वेतन भत्ते हैं भारत की संविधान की अनुसूची 2 में वर्णित है। ठीक, तो उसमें दिया गया है और ये भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 97 है। बात करें अनुच्छेद 98 या 98 की, तो संसद का सचिवालय, संसद की एक पैरेलल बॉडी सचिवालय है, चलता है, जिसमें आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारी, या आप देखिए जो अभी वैकेंसी आई आरओ एआरओ, तो जो सचिवालय होता है उसमें होती है, ठीक है, वैकेंसी है, तो उसके लिए आती हैं और समय समय बहुत अच्छी पोस्ट भी होती है। तो देखिए ध्यान रखिए, संसद के प्रत्येक कर्मचारी वृंद होंगे, जो सचिवालय है उसके कर्मचारी वृंद होंगे, इनका क्या करता है कि इनकी भर्ती, नियुक्ति, परीक्षाएं और तथा इनका समय समय पर जो इसकी नियुक्ति, सेवा भर्ती एवं विधि कर सकेगी। जो संसद है वो इसके लिए आपकी वैकेंसियां आउट करेगी, वेतन भत्ते, भर्ती, नियुक्ति, सारी चीजें संसद का सचिवालय करेगा। ठीक है, संसद करेगी, सचिवालय जो उसका होता है उसके लिए। बात करें यदि हम अनुच्छेद 99 की, तो सदस्यों के शपथ एवं प्रतिज्ञान, ठीक, भारत की संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त यानी राष्ट्रपति यदि किसी को मतलब अपॉइंट किया है कि उसके सामने शपथ या प्रतिज्ञान के साथ ही संसद के सदस्य होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें अनुच्छेद 100 की, 100 शतक तक पहुंच गए। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, प्रत्येक सदन में अध्यक्ष को छोड़कर, अध्यक्ष को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, अध्यक्ष को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से किया जाएगा। ठीक, गणपूर्ति काउंट कैसे होगी, जो सदस्य हैं उपस्थित और मतदान वाले, उनको, अध्यक्ष को काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा बात करें यदि, तो सदन में, किसी भी सदन में यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कुछ सदन में वो एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, ठीक, सदस्यता के रूप में शपथ नहीं लिया और उसने मतदान दे दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि जब बाद में पता चले कि वो मतदान गलत था तो ये कार्यवाही विधिमान्य अविधिमान्य हो जाए, तो ये विधिमान्य रहेगी कार्यवाही। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि अनएलिजिबिलिटी पे यदि वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है और उसने मतदान दे दिया तो कार्यवाही को ही स्थगित कर दिया जाए, तो वो विधिमान्य रहेगी, ध्यान रखिएगा। साथ ही यदि 1/10वां भाग गणपूर्ति नहीं होगी, यदि जैसे मान लीजिए कोई सदन चल रहा है तो उसमें 1/10 भाग सदन में होने ही चाहिए, वरना सदन में स्थगित कर दिया जाएगा, सदन नहीं चलेगा। ठीक है, और इसमें सभापति और अध्यक्ष का निर्णय होता है। यदि सदन में पर्याप्त कोरम या गणपूर्ति नहीं है और 1/10 सदस्य वहां पे मौजूद नहीं है टोटल संख्या के, तो सदन नहीं चलेगा, उसको स्थगित कर दिया जाएगा। तो ये थे अनुच्छेद 100। ये पूरा आपने देखा एक चीज बार में, अनुच्छेद 77 से 78 पूरा हमने 100 तक कवर कर लिया। एक बार आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, एक एक चीज़ को बहुत धीरे धीरे तरीके से समझाए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपका 101 से संविधान जो अनुच्छेद 101 है वहाँ से आपकी आगे की क्लासेस होगी, और रहा आपकी एशियन गेम्स की, थोड़ी देर में आपकी वो क्लास रहेगी। तो चलिए फिर अगले वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।